हाय दोस्तों। आज मैं आपके लिए लाया हूँ 2019 में रिलीज हुई मार्टिन स्कॉर्सेसे की फिल्म द आयरिशमैन। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ खून से नहीं बल्कि दोस्ती, वफादारी और धोखे से लिखी गई है। ये कहानी है एक ऐसे सफ़र की जहाँ रास्ते तो कई मिलते हैं पर मंजिल सिर्फ तन्हाई होती है। एक गैंगस्टर की जिंदगी के पीछे छुपी वो खामोशी जो सिर्फ आखिरी वक्त में बोलती है। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक नर्सिंग होम से होती है जहां हम एक बूढ़े आदमी फ्रैंक शीरान को व्हील चेयर पर बैठा देखते हैं, जो कि काफी शांत और उदास सा दिखाई देता है। चेहरा ऐसा मानो जिंदगी ने ठोकर मारकर छोड़ दी हो। और फिर वो अपनी कहानी बताना शुरू करता है और हम देखते हैं कि फ्रैंक एक बार अपनी फैमिली को साथ लेकर बिल बुफालिनो की बेटी की वेडिंग में जा रहा होता है। फ्रैंक के साथ यहाँ पर उसका दोस्त रसल बुफालिनो भी होता है और अब फ्रैंक हमें बताता है कि उसकी रसल से मुलाकात कैसे हुई थी। और ये कहानी और भी फ्लैशबैक में जाती है। ये टाइम होता है 1950 का, जब फ्रैंक काफ़ी यंग था और एक मीट डिलीवरी ट्रक का ड्राइवर था। उसके ट्रक में काफ़ी किलो मीट लादा जाता था और फ्रैंक जाकर इनकी डिलीवरीज किया करता था। फ्रैंक की ज़िंदगी यूजुअली ऐसे ही चलती रहती है, पर एक दिन डिलीवरी देने जाते वक्त उसकी गाड़ी रास्ते में ख़राब हो जाती है और फ्रैंक अपनी गाड़ी रिपेयर करने की कोशिश करता है। मगर फ्रैंक के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि फॉल्ट कहाँ पर है और उसको अब मीट डिलीवरी करने के लिए भी देर होने लगती है। और तभी वहाँ पर रसल आकर फ्रैंक की मदद करता है। रसल को गाड़ियों की अच्छी मालूमात है और वो बहुत जल्दी फ्रैंक की गाड़ी का फॉल्ट पता लगाकर गाड़ी स्टार्ट करवा देता है। फ्रैंक रसल को थैंक यू बोलता है और वहाँ से चला जाता है। रसल को भी फ्रैंक की बातें और एटीट्यूड इम्प्रेसिव लगता है। इसके बाद फ्रैंक कुछ टाइम तक यूं ही मीट डिलीवरीज किया करता है, पर वो थोड़ा सा मीट चोरी करके साइड बाय साइड बुचर्स को भी बेचा करता है, जिससे उसको कुछ पैसे मिल जाते हैं। और ये बात जब माफिया को पता लगती है तो उनको भी फ्रैंक से काम लेना आसान हो जाता है, क्योंकि वो इस मीट को ब्लैक मार्केट में बेचकर पैसा कमाने की सोचते हैं। और इसके बाद ही फ्रैंक की मुलाकात फिलाडेल्फिया के क्राइम माफिया स्किनी रेजर से होती है। अब फ्रैंक जो मीट इधर उधर बुचर्स को बेचा करता था, वो मीट अब वो स्किनी को बेचता है और अच्छे पैसे कमाता है। इस काम को थोड़ी होशियारी से करता है, क्योंकि अगर वो कम मीट डिलीवर करेगा तो उसके ऊपर बात आ जाएगी। तो वो चोरी को बचाने के लिए जहाँ भी मीट डिलीवर करता है वहाँ मीट काउंट करने वाले को भी पैसे खिलाता है, जिससे वो अपना मुंह बंद रखे। और ये काम फ्रैंक कई दिनों तक ऐसे ही करता रहता है। लेकिन एक बार तो उसने हद कर दी होती है, क्योंकि जब ट्रक मीट की डिलीवरी लेकर जाता है तो वो अंदर से पूरा खाली होता है। यानी कि फ्रैंक ने उसका सारा मीट रास्ते में बेच दिया है। ये देखकर खरीदने वाली कंपनी का मूड खराब हो जाता है। फ्रैंक अपनी सफाई में कहता है कि उसका काम सिर्फ गाड़ी चलाने का है, ना कि मीट को लोड और अनलोड करने का। इस बात पर मीट डिलीवरी कंपनी सीधा फ्रैंक के ऊपर केस कर देती है। फ्रैंक का केस कोर्ट में टीमस्टर यूनियन का वकील बिल बुफालिनो लड़ता है। अगर आपको ना पता हो तो बता दूं कि टीमस्टर यूनियन अमेरिका की इस टाइम पर सबसे बड़ी लेबर यूनियन होती है, जिसके अंडर में काफ़ी लोकल लेबर यूनियंस भी काम करती हैं। टीमस्टर यूनियन ड्राइवर्स और फैक्ट्री में काम करने वाले लेबरर्स के राइट्स के लिए लड़ती है। बिल बहुत ही अच्छा वकील होता है और वो काफ़ी सारे कानूनी दांव पेच खेलकर फ्रैंक को इस केस में से निकाल लेता है। बिल फ्रैंक को लेकर एक बार में जाता है और ये दोनों यहाँ आज अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और तभी यहाँ पर रसल आता है, जो कि बिल का कज़न है। बिल फ्रैंक को रसल से इंट्रोड्यूस करवाता है और इन दोनों को याद आ जाता है कि ये दोनों आखिरी बार कहाँ मिले थे। और फ्रैंक को अब अच्छे से मालूम चल जाता है कि जिस इंसान को वो स्वीट सा इंसान समझ रहा था, वो दरअसल एक बहुत बड़ा माफिया बॉस है। थोड़ी देर बाद फ्रैंक और रसल साथ में बैठकर बातें करते हैं। फ्रैंक रसल को बताता है कि वो वर्ल्ड वॉर 2 वेटरन है और उसने वॉर में बहुत लोगों को मारा था। रसल को फ्रैंक काफ़ी डेयरिंग मालूम पड़ता है और साथ में ईमानदार भी लगता है, क्योंकि उसने पूरे इंटेरोगेशन में एक बार भी हिंट नहीं दी कि वो मीट चोरी करके माफिया को बेचता था। बाद फ्रैंक ट्रक चलाना छोड़ देता है और रसल के साथ ज्वाइन हो जाता है। रसल पहले तो उससे अपने बिजनेस के छोटे मोटे काम लिया करता है, पर एक दिन वो उसे बड़ा काम देता है। वो आकर फ्रैंक को एक आदमी का घर पेंट करने के लिए कहता है। फ्रैंक अपने इस काम को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट था और वो बिना डरे उस आदमी के घर के अंदर जाता है और उसके सर पर 3 गोलियां मारकर उसका चैप्टर वहीं क्लोज कर देता है। इसके बाद ही फ्रैंक माफिया वर्ल्ड का ज़बरदस्त हिटमैन बन जाता है। रसल उसका गाइड है और फ्रैंक एक डिपेंडेबल हिटमैन। फ्रैंक इसके बाद रसल के लिए बैक टू बैक किलिंग्स करता है और उसके इस काम से सभी लोग बहुत खुश होते हैं। फ्रैंक को इटालियन अमेरिकन माफिया की तरफ से एक नया नाम दिया जाता है, द आयरिशमैन, क्योंकि वो एक आयरिश अमेरिकन था जो कि माफिया कम्युनिटी के लिए आउटसाइडर था
और जब भी कोई नॉन इटालियन अमेरिकन इस ग्रुप में शामिल होता है तो उसको नया नाम दिया जाता है। अब एक दिन एक आदमी आकर फ्रैंक से पर्सनली मुलाकात करता है और कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। वो आगे कहता है कि मैं ये काम डायरेक्टली जाकर रसल से भी बोल सकता हूँ, पर उसमें ना तुम्हारा फ़ायदा होगा और न मेरा, और रसल इस चीज़ के बहुत ज़्यादा पैसे भी चार्ज करेगा। यह आदमी फ्रैंक को बताता है कि मेरा एक लॉन्ड्री बिजनेस है, पर मेरे कंपैटिटर ने अपनी लॉन्ड्री के प्राइसेस काफ़ी कम कर दिए हैं और मेरे एम्प्लॉयज़ को भी आए दिन धमकाता रहता है, जिसकी वजह से मेरे पास से काफ़ी कस्टमर्स जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसको रास्ते से हटाकर मेरे लिए काम आसान कर दो। फ्रैंक इसके लिए मान जाता है और इसका एडवांस पेमेंट भी ले लेता है और बाकी पैसे काम होने के बाद देने को कहता है। अब इसके बाद रात में फ्रैंक काफ़ी सारा डायनामाइट इकट्ठा करके अपनी कार में लाता है और उस कंपैटिटर की पूरी लॉन्ड्री को उड़ाने जा रहा होता है। और तभी एंजेलो ब्रूनो के आदमी आकर फ्रैंक को रोक लेते हैं और उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। फ्रैंक जाकर एंजेलो ब्रूनो से मिलता है और देखता है कि वहाँ पर रसल भी पहले से बैठा हुआ है। एंजेलो ब्रूनो रसल का बॉस है और माफिया वर्ल्ड के अंदर काफ़ी बड़ी पोजीशन रखता है। एंजेलो ब्रूनो फ्रैंक से पूछता है कि मुझे खुलकर बताओ कि तुम अभी क्या करने जा रहे थे। फ्रैंक यहाँ पर झूठ नहीं बोलता है क्योंकि ब्रूनो के आगे झूठ बोलना खतरनाक हो सकता है, तो वो खुलकर बताता है कि वो लॉन्ड्री को डायनामाइट से उड़ाने जा रहा था। ब्रूनो इस बात पर फ्रैंक से कहता है कि जिस लॉन्ड्री को तुम उड़ाने जा रहे थे वो मेरी लॉन्ड्री है। और ब्रूनो कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार देता, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ रसल के कहने पर छोड़े दे रहा हूँ। फ्रैंक ब्रूनो को सॉरी बोलता है और कहता है कि मैं ये पैसे उस आदमी को वापस कर देता हूँ। इस पर ब्रूनो उसको ऐसा करने से मना कर देता है और अगला काम फ्रैंक खुद ब खुद समझ जाता है कि उसे क्या करना है। वो जाकर उस लॉन्ड्री वाले को जान से मार देता है। रसल फ्रैंक को अपने लिए काफ़ी लॉयल मानता है और वो उससे कहता है कि मेरा एक दोस्त है जिमी हॉफा, जो कि बहुत ही पावरफुल है और उसने अब तक हमेशा हम माफियाओं का ध्यान रखा है, पर अब कहीं ना कहीं मुझे उसके मूवमेंट पर नज़र रखनी है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ जाकर काम करो। और फ्रैंक इसके लिए मान जाता है। इसके बाद हमें जिमी हॉफा को दिखाया जाता है। यह टाइम होता है 1960 का। जिमी हॉफा एक फुल ऑफ एटीट्यूड वाला इंसान है और फिलहाल वो टीमस्टर यूनियन का प्रेसिडेंट है, वही यूनियन जिसने फ्रैंक के लिए कोर्ट में केस लड़ा था। रसल फ़ोन पर जिमी की बात फ्रैंक से करवाता है। जिमी हॉफा भी फ्रैंक के किस्सों से काफ़ी अवेयर था, तो फ़ोन पर फ्रैंक से बोलता है, आई हर्ड यू पेंट हाउसेस, जिस पर फ्रैंक कहता है, एंड आई डू माई ओन कारपेंट्री टू। यानी कि सिर्फ वो लोगों को जान से नहीं मारता है, बल्कि उनकी बॉडीज़ कैसे छुपानी है वो भी जानता है। हॉफा इंस्टेंटली फ्रैंक से इम्प्रेस हो जाता है और इसके बाद से ही फ्रैंक हॉफा के साथ जाकर काम करने लगता है। फ्लाइट्स, मीटिंग्स, स्पीचेस, हॉफा जहाँ भी जाता था फ्रैंक हर जगह उसके साथ रहता था। हॉफा के साथ रहकर फ्रैंक को एक अलग ही दुनिया दिखाई देती है, जिसमें पावर, पॉलिटिक्स, पब्लिक का प्यार तो है ही, लेकिन बैक साइड में फंडिंग्स और माफिया कनेक्शंस भी हैं, क्योंकि टीमस्टर यूनियन के बिलियन के पेंशन फंड्स माफिया के पास जा रहे होते हैं। माफिया इन पैसों से होटल्स बनवाते हैं, कसिनोज चलाते हैं और उन्होंने इन्हीं पैसों से लास वेगास भी खरीद लिया है। फ्रैंक की दोस्ती हॉफा के साथ अब काफ़ी बढ़ जाती है। जिमी फ्रैंक के घर पर आता रहता है और फ्रैंक की बेटी पेगी से काफ़ी क्लोज हो जाता है, क्योंकि पेगी अपने पिता का प्यार ढूंढ रही थी, जो प्यार कभी भी फ्रैंक ने उसे नहीं दिया। जिमी हॉफा को देखने भर से ही पेगी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। जिमी भी पेगी को अपनी बेटी ही मानता है। बीच में सारी चीज़ें अच्छी जा रही होती हैं, पर अब जिमी के लिए मुश्किलें तब बढ़ जाती हैं जब 1961 का इलेक्शन जॉन एफ कैनेडी जीतकर अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है और उसका भाई रॉबर्ट कैनेडी यूएस का अटॉर्नी जनरल बनाया जाता है। रॉबर्ट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को ख़त्म करना चाहता है और उसके निशाने पर सबसे पहले जिमी हॉफा होता है। रॉबर्ट हॉफा को पकड़ने के लिए एक गेट हॉफा स्क्वाड बनाता है और चारों तरफ से उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा होता है। और ये देखकर जिमी की हालत दिन ब दिन टाइट हो रही होती है और देखते ही देखते जिमी के ऊपर जूरी टेम्परिंग का केस भी लगा दिया जाता है। हॉफा इस टाइम पर पेशेंस रखता है और फ्रैंक की लॉयल्टी को देखकर उसे एक लोकल यूनियन का प्रेसिडेंट बनाता है। फ्रैंक प्रेसिडेंट बनकर जिमी से बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और अपनी पूरी जान लगाकर जिमी को बचाने की कोशिश करता है। फ्रैंक हर चीज़ अच्छे से मैनेज कर रहा होता है, लेकिन तभी 1963 में जॉन एफ कैनेडी की हत्या हो जाती है। राष्ट्रपति की हत्या के बाद अमेरिका में सारे दूसरे झंडों को नीचे कर दिया जाता है, लेकिन जब जिमी देखता है कि उसकी यूनियन का झंडा नीचे कर दिया गया है, तो वो बड़ी बेबाकी से जाकर उस झंडे को ईपर उठा देता है। यानी कि अब वो एक नेशनल क्राइम करता है और अब जिमी के ऊपर वो केस दोबारा से घूम फिर के खुल जाते हैं। और कुछ साल केस चलने के बाद ईयर 1967 में
उसको जूरी टैम्परिंग और यूनियन पेंशन फंड्स में करप्शन करने पर 13 साल की सज़ा हो जाती है। जिमी जेल जाने से पहले अपने खास आदमी फिट्स को यूनियन का प्रेसिडेंट बनाता है, जो कि अभी तक यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट था। जिमी जेल के अंदर रहते हुए यूनियन के फंड्स मैनेज कर रहा होता है और इनिशियली फिट्स भी उसकी बातें मानता है, लेकिन धीरे धीरे फिट्स को अपनी पावर समझ में आने लगती है और जिमी हॉफा को साइड करके पूरे यूनियन की कमान वो अपने हाथों में ले लेता है। अब इसके बाद साल 1971 में यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने जिमी की सज़ा को कम कर दिया था और जिमी 4 साल बाद जेल से बाहर आ जाता है। जिमी जेल से बाहर तो आ जाता है, लेकिन अब उसके और माफिया के बीच में क्लैश हो जाता है कि वो अब अपनी यूनियन की गद्दी वापस पाना चाहता है, लेकिन रसल से लेकर बाकी सारे माफिया फिट्स की तरफ होते हैं और फिट्स को ही प्रेसिडेंट बने रहने देना चाहते हैं, क्योंकि फिट्स कहीं ना कहीं इनके इशारे पर चलने लगा था। जबकि हॉफा बहुत ही अड़ियल और जिद्दी किस्म का इंसान था जो अपने आगे किसी की नहीं सुनता था। जिमी जब ये सारी बातें फ्रैंक को बताता है तो फ्रैंक उसकी मदद करना चाहता है और उसे ले जाकर टोनी प्रो नाम के माफिया से मिलवाता है, जो कि माफिया होने के साथ साथ एक यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट भी होता है। टोनी प्रो आज जिमी को अपनी ऐठन दिखाता है, क्योंकि वो और जिमी एक साथ जेल में थे और जिमी ने उस टाइम पर उसकी मदद करने से मना कर दिया था, तो टोनी भी आज बिल्कुल फुल एटीट्यूड में जिमी की मदद करने से मना कर देता है। और टोनी साथ में ये भी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे आगे झुक के रहो, लेकिन जिमी हॉफा किसी के आगे कहाँ झुकने वाला था और इसी बात पर इन दोनों की ईगो क्लैश कर जाती है और ये लोग एक दूसरे को मारने पीटने लगते हैं, जिसमें फ्रैंक और एक दूसरा आदमी बीच में पड़कर इन दोनों को रोकता है। और ये सब देखने के बाद जिमी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलकर फिट्स के खिलाफ बोलने लगता है। जिमी के ये बयान सुनकर टोनी सलेर्नो जैसा बड़ा माफिया रसल से कहता है कि अगर जिमी इसी तरह से मीडिया में फिट्स के आगे बोलता रहा तो शायद हम लोग भी इसमें फंस सकते हैं, तो बेहतर होगा कि जिमी को चुप करा लिया जाए। रसल फ्रैंक से कहता है कि तुम जाकर हॉफा को समझाओ कि इस तरह मीडिया में आकर बोलना उसके लिए अच्छा नहीं है। फ्रैंक इसके बाद एक बार नहीं बल्कि कई बार हॉफा को समझाता है कि अब टाइम बदल गया है, सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता, लेकिन हॉफा अपनी जिद पर अड़ा रहता है और कहता है कि जो मेरा है मैं उसे लेकर रहूँगा और मैं किसी भी माफिया से नहीं डरता हूँ। इसके बाद माफिया वर्ल्ड में फ्रैंक के लिए एप्रिसिएशन नाइट रखी जाती है, जहाँ काफ़ी बड़े माफिया बैठे होते हैं। यहाँ फ्रैंक को जिमी हॉफा से अचीवमेंट अवार्ड दिलवाया जाता है और यहाँ हर कोई हॉफा को नोटिस करता है, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से इन सब के लिए सरदर्द बना हुआ है। रसल एक आखिरी बार हॉफा को साइड में ले जाकर बात करता है और उसे समझाता है कि उसे अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए और जो चीज़ें जैसी हैं उन्हें ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, नहीं तो लोग तुम्हारे खिलाफ हो रहे हैं और वो तुम्हें जान से मार सकते हैं। लेकिन जिमी को ये बात समझ में नहीं आती और वो उल्टा रसल से कहता है कि किसी भी माफिया की इतनी औकात नहीं है, मेरे पास सबके खिलाफ सबूत हैं और अगर किसी ने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो मैं सबको फंसा दूंगा। ये सुनकर रसल का भी हॉफा के ऊपर मूड खराब हो जाता है और वो हॉफा को अपने लिए भी कहीं ना कहीं खतरा मान लेता है। इसके बाद पार्टी में हॉफा पैगी के साथ डांस करता है और पैगी ऑब्जर्व करती है कि रसल, टोनी प्रो और जिमी सलेर्नो हॉफा को देखकर आपस में बातें कर रहे हैं और उसे समझ में आता है कि शायद ये लोग हॉफा के खिलाफ कोई प्लानिंग कर रहे हैं। फ्रैंक ने भी रसल को हॉफा को समझाते देखा था, तो एक बार वो भी फिर से आकर हॉफा को समझाता है, लेकिन हॉफा अभी भी अपने एटीट्यूड में होता है और फ्रैंक की सुनने को तैयार नहीं होता है। इसके कुछ दिन बाद रसल फ्रैंक को एक अंगूठी पहनाता है। ये अंगूठी क्राइम फैमिली में काफ़ी खास जगह रखती है। रसल कहता है कि ऐसे सिर्फ 3 अंगूठियाँ हैं। पहली अंगूठी एंजेलो ब्रोनो के हाथ में है, दूसरी मैंने पहन रखी है, तीसरी मैं तुम्हें पहना रहा हूँ और तुम्हें इसकी लाज रखनी होगी। मैं चाहता हूँ कि तुम जिमी हॉफा को अपने हाथों से जान से मार दो। ये सुनकर फ्रैंक कुछ देर के लिए बिल्कुल चुप सा हो जाता है कि रसल को इसका कोई भी जवाब नहीं दे पाता है। अब सीन शिफ्ट होता है उस मोमेंट पर जब फ्रैंक रसल के साथ बिल की बेटी की शादी के लिए डेट्रॉइट जा रहा होता है। ये सफ़र 3 दिन का होता है क्योंकि ये लोग कार से जा रहे होते हैं और इसके अगले दिन रसल फ्रैंक के लिए एक प्राइवेट प्लेन अरेंज करता है और उससे कहता है कि उसे एक घर में जाकर आदमी को मारना होगा और फ्रैंक प्लेन से निकल जाता है। प्लेन लैंड होने पर फ्रैंक के लिए कार पहले से खड़ी होती है और वो उस घर तक पहुंच जाता है जहां उसे मर्डर करना है। थोड़ी देर बाद इस क्राइम में इन्वॉल्व 2 और लोग भी जिमी को लेकर इस घर के अंदर आते हैं। हॉफा को यहाँ मीटिंग के बहाने से बुलाया गया था और जब यहाँ उसे घर के अंदर कोई भी दिखाई नहीं देता है तो वो बाहर जाने लगता है और अब फ्रैंक बिना किसी वार्निंग के हॉफा के सर में 2 गोलियां मारता है और उसका चैप्टर भी क्लोज करता है। फ्रैंक इसके बाद प्लेन पकड़कर दोबारा रसल के पास जाता है और उसको अपने दोस्त को मारने का काफ़ी गिल्ट होता है, लेकिन तभी रसल उसे समझाता है कि जिमी सच में हम सबके लिए प्रॉब्लम बन गया था, अगर उसे हम ना मारते तो कोई और मार देता। और ये कहने के बाद रसल फ्रैंक को बिल की बेटी की वेडिंग में ले जाता है।
अब एक तरफ जहाँ ये लोग वेडिंग अटेंड कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ रसल के लोग जिमी हॉफा की बॉडी को इलेक्ट्रिकली क्रिमेट करवा देते हैं, यानी ना फिनरल ना फाइनल गुड बाय। जिमी हॉफा का कोई भी ऑफिशियल ट्रेस नहीं मिलता और हिस्ट्री के पेजेस में अब वो मिसिंग हो जाता है। उनकी मौत के कुछ टाइम बाद जब फ्रैंक अपने घर पर होता है, तब टीवी पर न्यूज़ आती है कि जिमी हॉफा काफ़ी दिनों से गायब है, शायद उसे मार दिया गया है। तो पैगी समझ जाती है कि ऐसा उसके पिता ने ही किया होगा। ये बात से ही वो अपने पिता से बात करना बंद कर देती है। कुछ टाइम बाद रसल, फ्रैंक, टोनी प्रो और टोनी सलेर्नो पर एक एक करके गाज गिरती है, क्योंकि जिमी हॉफा का इस तरह से गायब होने का शक इन्हीं सब पर आ रहा था और ये सब किसी न किसी क्राइम या चार्जेस में घसीट कर जेल में डाल दिए जाते हैं। रसल और फ्रैंक एक साथ एक ही जेल में होते हैं और इन्हें अब कहीं ना कहीं हॉफा को मारने का गिल्ट होता है। और इसके कुछ टाइम बाद टोनी सलेर्नो और रसल दोनों ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन फ्रैंक अभी भी जिंदा होता है। फ्रैंक को भी इसके कुछ टाइम बाद जेल से छोड़ दिया जाता है, लेकिन वो अब अपनी ओल्ड एज में है। रसल मर चुका है, हॉफा कब का चला गया, फैमिली उससे दूर हो गई है, जिसमें स्पेशली पैगी। तो अब वो करे भी तो क्या करे। काफ़ी बार पैगी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन पैगी के लिए फ्रैंक का ये खून उससे भुलाया नहीं जाता और वो फ्रैंक की शक्ल तक देखने को मना कर देती है। फ्रैंक को भी अब समझ में आ चुका था कि उसकी मौत अब काफ़ी करीब है, क्योंकि अब उसके पास जीने का कोई पर्पज़ नहीं बचा है। वो खुद अपने फ्यूनरल का इंतज़ाम करने लगता है। वो जाकर अपने लिए कॉफिन पसंद करता है और फिर के ऊपर लगने वाली टाइल चुनता है। फ्रैंक अब अपने आखिरी पलों में होता है और नर्सिंग होम के एक कमरे में अकेली ज़िंदगी बिता रहा होता है। इसके बाद चर्च का एक पादरी उससे मिलने आता है, क्योंकि फ्रैंक उसको बताना चाह रहा है कि उसका फ्यूनरल कैसा होना चाहिए। ये सब डिस्कस करने के बाद जब पादरी जाने लगता है, तब फ्रैंक कहता है कि दरवाज़ा पूरा बंद ना करना, लीव द डोर अ लिटिल ओपन। फ्रैंक का ऐसा करना बहुत अलग बात थी, क्योंकि ऐसा सिर्फ जिमी हॉफा करता था। वो कभी भी अपना दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं करता था। फ्रैंक का ऐसा करना उसके दिल में छुपे गिल्ट को बताता है कि उसे अभी भी लगता है कि शायद इस दरवाजे से कोई उसे माफ़ करने लौट आए। और इसी सीन के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के कंक्लूजन की। द आयरिशमैन सिर्फ एक गैंगस्टर की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जो हमें ये समझाती है कि क्राइम की दुनिया का अंजाम कभी भी अच्छा नहीं होता। और अगर आप कोई ऐसा काम कर बैठते हैं जो आपकी ज़िंदगी को पछतावे में डाल दे, तो चाहे आप घर लौट आएँ, चाहे सबके बीच में ही क्यों ना हो, आप अकेले रह जाते हैं। और आखिर में आपके पास सिर्फ एक ही चीज़ रहती है, पछतावा, पछतावा और सिर्फ पछतावा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। फिर मिलता हूँ आपसे एक ज़बरदस्त कहानी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।